हेलो एवरीवन। जैसे जैसे ये फाइनेंशियल ईयर एंड की तरफ आ रहा है, लोग अपने टैक्स सेविंग्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं और नेक्स्ट ईयर के टैक्स सेविंग के बारे में प्लान करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनपीएस जो कि नेशनल पेंशन स्कीम है उसके बारे में बात करेंगे, एनपीएस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि एनपीएस में और किस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, एनपीएस का कौन सा ड्रॉबैक है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एनपीएस स्टार्ट करने के बाद आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से कौन सा स्ट्रेटेजी सबसे सही होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग एनपीएस के बारे में जानते हैं। एनपीएस एक नेशनल पेंशन स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ये पेंशन स्कीम आपको रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटिवेट करता है। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 2004 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च किया था और 2009 में इसको पब्लिक के लिए ओपन किया। इसमें आपको एटीसी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, जिसमें एटीसी में आप 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर आप 50,000 का एडिशनल इनकम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसपे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस दो तरह के होते हैं, टीयर 1 एंड टीयर 2। तो टीयर 1 के बारे में पहले बात करते हैं। तो टीयर 1 स्कीम में आपका एक्चुअल टैक्स सेविंग स्कीम होता है। मैक्सिमम लोगों का इन्वेस्टमेंट इसी टीयर में होता है। इस टीयर में एग्जिट रूल्स काफी रिजिड हैं और वो इस तरह से बनाए हुए हैं कि आप 60 इयर्स के पहले पैसा विड्रॉ ना करें। इस स्कीम में ये दो फेज होते हैं, पहला एक्यूमुलेशन फेज और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। उससे मेरा मतलब है कि आप 60 इयर्स तक पैसा डिपॉजिट करते हैं और 60 इयर्स के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और डिटेल्स में हम लोग आगे बात करेंगे। और टीयर 2 भी एक एनपीएस का स्कीम है। वो एक्चुअली में एक सेविंग्स स्कीम अकाउंट की तरह बिहेव करता है, जिसका रिटर्न ना फिक्स होने की जगह वेरिएबल होता है। उसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं और इस पे आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। और चूंकि इसमें कोई आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये बहुत कम ही लोग इस स्कीम को यूज करते हैं। अब इस स्कीम के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट देता है, जो कि आपको 80CCD 1B के अंडर आपको 50,000 का टैक्स बेनिफिट मिलता है। एनपीएस के थ्रू आप एक और स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है और वो आपको पूरी तरह टैक्स बेनिफिट होगा। आप 80CCD 2 के अंदर अपने एम्प्लॉयर्स को बोल के एनपीएस में स्टॉक इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। कोई भी टैक्सेशन कैलकुलेशन आपके डिडक्शन के बाद किया जाता है। इस स्कीम में जैसे मैंने कहा कि कोई अपर लिमिट नहीं है, तो अपर लिमिट आप कितना अमाउंट डाल सकते हैं उसका नहीं है, लेकिन अमाउंट जो डिडक्ट कोई भी एम्प्लॉयर करेगी तो उसके रूल्स इस प्रकार हैं। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपके बेसिक और डीए डेली अलाउंस को मिला के उसके 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। बट इसमें फायदा ये है कि ये एक्चुअली आपका एक ईएलएसएस स्कीम की तरह बिहेव करता है। बस फायदा ये कि आपको ईएलएसएस में 0.5, 0.75, 1 और 2% का आपको एनुअल चार्ज देना पड़ता है, लेकिन गवर्नमेंट इस फंड में आपको 0.01% का चार्ज लेती है। इस फंड का एनुअल रिटर्न अप्रोक्सीमेटली 9 to 11% रहता है और अगर आप टैक्स बेनिफिट को जोड़ दे तो आपको ये काफी फायदा देगी। अब इसके ड्रॉबैक्स या खामियों के बारे में बात करते हैं। पहला, इसका एग्जिट रूल काफी स्ट्रिंजेंट है, यानी कि आप 60 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आप 60 साल के पहले पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 25% विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 3 साल के बाद। और 60 साल के बाद भी आप पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 60% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं 60 इयर्स के बाद, और बाकी का 40% आपको मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम मिलेगा। दूसरी खामियां ये है कि आप जो 60% विड्रॉ करेंगे वो टैक्स फ्री अमाउंट होगा, लेकिन जो 40% आपको एज ए क्वार्टरली या मंथली इनकम के हिसाब से आएगा तो वो आपके एनुअल इनकम या फिर आपका टैक्सेबल इनकम बन जाता है। अब बात करते हैं, आपने एनपीएस अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब उसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें और किस फंड हाउस को सेलेक्ट करना चाहिए और कौन कौन सी तरह की स्कीम्स अवेलेबल है जिसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ईएलएसएस की तरह एनपीएस में भी आपको 8 में से कोई भी एक फंड हाउस सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। आप एक फंड हाउस को सेलेक्ट करके उसको एक साल में एक बार चेंज कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन आपका एसबीआई, यूटीआई या एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू होता है। और इन्वेस्टमेंट करते समय आपको 2 चॉइस दिए जाते हैं, या तो आप ऑटो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं किस किस तरह के इन्वेस्टमेंट आप एनपीएस के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली उसमें 4 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो कि आपका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है। दूसरा बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट करती है। तीसरा कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, जो कि कॉर्पोरेट एनसीडीज या बॉन्ड्स जो कंपनीज लॉन्च करती है उसमें इन्वेस्ट करती है। चौथा होता है आपका अल्टरनेटिव फंड, जिसमें रीट्स, इन्वेस्टमेंट इनविट्स एक्सेट्रा टाइप की चीजें पे इन्वेस्ट होता है। अब अगर आप मैनुअल
इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इक्विटी में मैक्सिमम एक्सपोजर 75% का ले सकते हैं और रिट्स बेस्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम एक्सपोजर 5% का ही ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ऑटो इन्वेस्टमेंट में आपको 3 तरह के स्ट्रेटेजीज अवेलेबल होते हैं, पहला एग्रेसिव, दूसरा मॉडरेट और तीसरा कंजर्वेटिव। एक रूल ऑफ थंब आपको ध्यान देना चाहिए जब भी आप ऑटो मोड सेलेक्ट करते हैं कि आपका डेट का एक्सपोजर ऑलमोस्ट इक्वल टू आपके एज के हिसाब से होना चाहिए। मान लीजिए आप 35 ईयर्स ओल्ड हैं तो आपका डेट एक्सपोजर 35% का होना चाहिए और 65% में बाकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे आपका बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है। जब आप ऑटो मोड में एग्रेसिव सेलेक्ट करते हैं तो अगर आपका एज 35 ईयर्स तक है तो आपका इक्विटी एलोकेशन 75%, कॉर्पोरेट डेट 10% और गवर्नमेंट का 15% होता है। उसी तरह आपके हर ईयर के एज के हिसाब से आपका एलोकेशन चेंज होता रहता है। सिमिलरली मॉडरेट में भी सेम है। मॉडरेट आपका 50% से स्टार्ट होता है इक्विटी एलोकेशन, कॉर्पोरेट डेट 30 एंड गवर्नमेंट एलोकेशन 20%। और कंजर्वेटिव में अगर आप देखें तो आपका इक्विटी का एलोकेशन 25% होता है, कॉर्पोरेट का 45 और गवर्नमेंट का 30% और 30 इन स्टार्टिंग फेज ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड। अब बात करते हैं कि आपको एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में बिलोंग करते हैं तो अगर आपने 50,000 रुपीज एनपीएस में इन्वेस्ट किया तो आपको 15,000 का टैक्स बेनिफिट मिल गया, यानी कि आपने एक्चुअली 35,000 ही इन्वेस्ट किया। और वो इन्वेस्टमेंट मान लीजिए आप 60 ईयर्स तक करते हैं और 60 ईयर्स के बाद अगर आपको 60% वापस भी मिलता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो तो आपको पूरी तरह मिल ही गया, प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिलता गया वो भी आपको टैक्स फ्री मिल गया। तो मान लीजिए अगर आपको 40% नहीं भी मिलता है तो भी आप ओवरऑल काफ़ी प्रॉफिट में रहते हैं और 40% तो आपको मिलना ही है रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो आप मंथली लें या क्वार्टरली लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और इस तरह के और जानकारी चाहे वो फिनांस रिलेटेड हो या स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो जानने के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।